उत्तराखंड के सिलक्यारा टनल में 17 दिनों तक मजदूर फंसे रहते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रेस्क्यू होने के बाद रैली भी कर लेते हैं, नाच गाना भी हो लेता है, क्रेडिट भी मिल जाता है, लेकिन क्या नहीं होता है वो मैं आपको बताती हूँ। इस टनल के निर्माण कार्य की जिम्मेदारी जिस कंपनी के ऊपर है, उस कंपनी को लेकर के सवाल नहीं पूछे जाते। मीडिया में इतने दिनों तक कवरेज चला, क्या आपने एक बार भी नवयुग कंपनी का नाम सुना? ये कंपनी सारे नियम कानूनों को ताक पे रख करके काम करवाती है, मजदूरों की जान को जोखिम में डाल करके काम करवाती है, लेकिन एक सवाल नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, अभी तक एफआईआर की भी खबर नहीं आई है। तो आखिर इस कंपनी पे मीडिया सवाल क्यों नहीं उठा रहा है और इस कंपनी को बचा कौन रहा है? इतनी बड़ी खबर, इतना बड़ा हादसा, इसके बावजूद दूर दूर तक भी कंपनी पे कोई आरोप तय नहीं हुआ, ऐसा कैसे हो रहा है? इन सारी चीजों पे बात करेंगे, सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे, पर उससे पहले आप आ गए हैं तो 5 सेकंड भी नहीं, 2 सेकंड निकाल करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो अच्छा कर लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। नमस्कार, आदाब और हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना, सबसे ज्यादा जिन योजनाओं का ढिंढोरा पीटा गया उनमें से एक है चार धाम परियोजना। चार धाम परियोजना के तहत ही सिलक्यारा टनल का निर्माण हो रहा है, वही टनल जिसमें 17 दिन तक 41 मजदूर फंसे रहते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि यह हादसा हुआ कैसे। ये टनल जो है वो 4 किलोमीटर लंबी बनाई जा रही है। टनल के शुरुआती 200 मीटर के हिस्से को प्लास्टर किया गया था, उसके बाद से नहीं किया गया था, जिसके कारण बिना प्लास्टर वाला हिस्सा, लगभग 60 मीटर का हिस्सा, वो भरभरा करके गिर गया। उसने पूरे हिस्से को ब्लॉक कर दिया। चार धाम परियोजना का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2016 में किया था और डेडलाइन 2022 की थी, लेकिन अब जो है निर्माण कार्य जितना हो चुका है उससे ही लग रहा है कि 2024 के चुनावों के ठीक पहले काम पूरा हो जाएगा। चार धाम परियोजना और सिलक्यारा टनल को लेकर के लगातार पर्यावरणविद चिंता में रहे हैं और यहाँ तक कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक का दरवाजा खटखटाया, क्योंकि उनका मानना है कि जिस तरह से बेतरतीब तरीके से ये सारा निर्माण कार्य हो रहा है, उससे उत्तराखंड की पहले से ही दरकती जमीन पे और असर पड़ रहा है। चार धाम परियोजना का कुल मकसद यही है कि हर मौसम में, यानी ऑल वेदर रूट, हर मौसम में चार धाम जाने में यात्रियों को दिक्कत ना हो, क्योंकि बर्फबारी के वक्त देखा जाता है कि सड़क ब्लॉक हो जाती है। ये सारी परेशानियां ना हो, इसके लिए चारों धामों को जोड़ने वाली ये सड़क है जो कि ऑल वेदर सड़क है और लगभग पूरे उत्तराखंड को जोड़ेगी। चार धाम परियोजना पर बात करने से पहले हम समझ लेते हैं कि नवयुग इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है उसका क्या इतिहास रहा है और आखिर क्यों इस कंपनी को सरकारें बार बार बचाने की कोशिश कर रही हैं। इसी साल अगस्त में समृद्धि एक्सप्रेसवे ब्रिज के निर्माण के दौरान गर्डर लोगों के ऊपर गिरता है, जिसमें 20 लोगों की मौत हो जाती है। इसमें इंजीनियर वगैरह भी थे, इसमें यहाँ पे काम करने वाले मजदूर भी थे। इस मामले में जो कॉन्ट्रैक्टर हैं वो नवयुग कंपनी के ही थे, उनके ऊपर एफआईआर होती है, लेकिन इसके बावजूद ऐसी कार्रवाई नहीं की जाती है कि आगे आने वाले या फिर इस तरह हो सकने वाले हादसों पे रोक लग सके। इस पूरे मामले में केवल एफआईआर करके छूट दे दी गई लगता है, क्योंकि उसके बावजूद जितनी लापरवाही के साथ ये कंपनी निर्माण कार्य करती रही वो आश्चर्य में डालने वाला है। इस कंपनी के ऊपर 2018 में इनकम टैक्स की रेड भी पड़ी थी। इन दोनों मामलों में क्या हुआ ये आज तक नहीं बताया गया है कि रेड के बाद से भी कंपनी कैसे इस तरह से लगातार संचालित है और एफआईआर के बाद भी कंपनी पे कार्रवाई क्यों नहीं की गई। एक तर्क ये भी दिया जा रहा है कि ये तो प्राकृतिक आपदा कह सकते हैं कि सुरंग के लिए खुदाई हो रही थी, टनल के लिए खुदाई हो रही थी, मलबा गिर गया, इसमें कंपनी की क्या गलती है? इसमें कंपनी की गलती है। और सबसे बड़ा ये सवाल उठता है कि अगर मलबा गिरने के चांसेस थे तो आखिर क्यों नहीं एस्केप रूट बनाया गया, क्यों नहीं एस्केप टनल बनाया गया? प्रावधान यही कहता है कि अगर आप टनल बनाते हैं जो कि 3 किलोमीटर से लंबी है तो आपको एक एस्केप टनल भी बनाना होता है, ताकि अगर कोई हादसा हो तो मजदूर उस एस्केप टनल के जरिए बाहर आ सकें।
परियोजना का जो ब्लूप्रिंट तैयार किया गया था उसमें तो एस्केप टनल दिखाया गया, लेकिन धरातल पे जहां पे निर्माण हो रहा था वहां पे कोई भी एस्केप टनल नहीं बना। टनल के निर्माण के वक्त आमतौर पे ह्यूम पाइप बनाया जाता है। जो भी जिम्मेदारी से कंस्ट्रक्शन करने वाली कंपनियां हैं वो ह्यूम पाइप डालती हैं और ये जरूरी होता है। ह्यूम पाइप डालने से ये होता है कि जैसे जैसे निर्माण कार्य आगे बढ़ता है वैसे वैसे ही ह्यूम पाइप भी आगे बढ़ता रहता है, और अगर कभी कोई हादसा होता है, मिट्टी गिरती है या मलबा गिरता है, तो मजदूर जो वहां काम कर रहे हैं वो जल्दी से उस ह्यूम पाइप में घुस जाते हैं और सुरक्षित बच जाते हैं। उत्तराखंड के दरकते पहाड़ों के बीच में पैसे बचाने के लिए कंपनियां ब्लास्ट कराती हैं ताकि जल्दी से काम हो जाए, ज्यादा मजदूर ना लगाने पड़े। तो इस पे भी सवाल उठ रहा है कि कंपनी ने क्या ब्लास्ट और ड्रिलिंग की वहां पे। ब्लास्ट और ड्रिलिंग भले ही किसी एक खास जगह पे की जाती हो, लेकिन उसका असर आसपास के चट्टानों पर भी पड़ता है, जिसके कारण ही मिट्टी भरभरा कर गिर जाती है। सवाल ये भी उठ रहा है कि क्या जियोलॉजिकल सर्वे किया गया था? जब भी पर्वतीय इलाकों में सड़क बनती है तो जियोलॉजिकल सर्वे कराना जरूरी होता है ताकि पता चल सके कि क्या पहाड़ इस लायक है कि उसमें खुदाई की जा सकती है, टनल बनाया जा सकता है, किस क्वालिटी की मिट्टी है। ये सारी चीजें जो भूवैज्ञानिक हैं वो बताते हैं। अगर जियोलॉजिकल सर्वे हुआ होता तो ये पता चल जाता कि वहां पे टनल बनाने पे मलबा गिर सकता है, मिट्टी वहां की कमजोर है। और अगर जियोलॉजिकल सर्वे हुआ था तो आखिर क्यों इन सारी चीजों को ध्यान में नहीं रखा गया? आखिर इस चार धाम परियोजना पे इतना जोर क्यों दिया जा रहा है? इसकी मांग किसने की? क्या उत्तराखंड के लोगों ने की? बिल्कुल नहीं। दमुक नायक की रिपोर्ट के अनुसार जो उत्तराखंड के लोग हैं उन्होंने इस चीज की कभी मांग नहीं की कि ऑल वेदर रोड बनाया जाए। इस रिपोर्ट में नैनीताल पत्रिका के पत्रकार राजीव लोचना कहते हैं कि जो उत्तराखंड के लोग हैं उन्होंने कभी ये मांग ही नहीं की, उन्हें कभी जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि वैसे भी चार धाम के कपाट कुछ दिनों में बंद हो जाते हैं, उसके बाद सड़क की कोई भी जरूरत नहीं रह जाती। इसके साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये परियोजना केवल और केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जिद का परिणाम है। पर्यावरणविद इस चीज से भी नाराज हैं कि सरकार कंपनी को क्यों बचा रही है। एक पर्यावरणविद का यह भी कहना है कि जो मजदूर निकले हैं उनको मुआवजा सरकार क्यों दे रही है, वो कंपनी दे, उसकी जिम्मेदारी तय की जाए। आखिर सरकार क्यों बचा रही है इन कंपनियों को? 2020 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी ने भी ये बात कही है कि परियोजना को शुरू करने से पहले इसके असर के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया गया, बिल्कुल भी आकलन नहीं किया गया। पर्यावरणविद और सुप्रीम कोर्ट की एक्सपर्ट कमेटी के मेंबर रहे हेमंत ध्यानी कहते हैं कि इस पूरी परियोजना की वजह से लगभग 200 लैंडस्लाइड वाली जगहें तैयार हो गई हैं। 100 किलोमीटर से अगर लंबी सड़क बनती है तो ये प्रावधान है कि आपको एनवायरमेंटल इम्पैक्ट यानी कि पर्यावरणीय असर का आकलन कराना होता है। चार धाम परियोजना जो कि 800 किलोमीटर से भी ज्यादा लंबी है उसमें आकलन नहीं हुआ। ऐसा कैसे? क्योंकि इस पूरी परियोजना को 53 भागों में बांट दिया गया, यानी कि 100 किलोमीटर से कम की सड़कों में बांट दिया गया, जिसकी वजह से आकलन की कोई जरूरत नहीं रह गई। अब ऐसे में उत्तराखंड के लोगों का और पर्यावरणविदों का ये गुस्सा जायज है। ये सवाल भी जायज है कि सरकार आखिर क्यों इन कंपनियों को बचा रही है। आपने जोशीमठ के हालात देखे, आप देख रहे हैं कि उत्तराखंड पूरा दरक रहा है, पहाड़ टूट रहे हैं, जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहा है, लेकिन केवल और केवल अपने पॉलिटिकल गेन, अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा की वजह से आप एक पूरे राज्य में इतना बड़ा कंस्ट्रक्शन शुरू कराते हैं, और वो भी ऐसे कराते हैं कि किसी को पता न चले कि उसकी वजह से कितनी गड़बड़ियां हो रही हैं। उत्तराखंड के विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका शिलान्यास किया था और कहा था कि उत्तराखंड को और भी फायदे होंगे अगर भाजपा सरकार में आती है तो। और अब जबकि ये निर्माण कार्य पूरा होने वाला है, 2024 के चुनाव आने वाले हैं, सरकारें जिम्मेदारी केवल इसीलिए नहीं तय कर रही हैं क्योंकि वो भी इसमें शामिल हैं, वो भी जिम्मेदार हैं। ठेकेदारों और सरकारों की मिली भगत की वजह से ही हमारे पहाड़ दरक रहे हैं, हमारा हिमालय नाराज हो गया है। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए, और ऐसे ही वीडियो मैं आपके सामने लेकर के आती रहूं उसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, असहमत हो तो भी कमेंट कर दीजिए, क्योंकि ये एक लोकतांत्रिक स्पेस है, यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे, बातचीत करेंगे। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।